हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज करंट अफेयर सीरीज में मई मंथ का पार्ट 1 वीडियो करेंगे। ये मई मंथ का करंट अफेयर जो होगा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम है 69 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम और जो भी यूपीपीसीएस का आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है और अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है दोस्तों, सभी के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मई करंट अफेयर का पहला वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मई 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। तो 2 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों, इसका थीम क्या है? तो थीम और पूछा जाता है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे का जो थीम है, अस्थमा केयर फॉर ऑल, अस्थमा केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट है दोस्तों, 3 मई 3 मई को कौन सा डेज मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेस फ्रीडम डे जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है और इसका थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट। तो इसका थीम क्या है दोस्तों प्रेस फ्रीडम डे का? शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट डेट जो है दोस्तों, इसमें 3 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है इस बार पहली बार। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे पिछले बार जो है दोस्तों बीपीएससी के एग्ज़ाम में 5 अक्टूबर को जो डॉल्फिन दिवस के स्टार्ट किया गया था उसको पूछा गया था। तो जो नया डेट जो स्टार्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो पूछा जाता है। तो डॉल्फिन दिवस पूछा गया था। सेम उसी तरह से इस बार जो है 2023 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है 3 मई को। तो पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। और ये याद रखेंगे 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में टोटल तेंदुआ की संख्या 13,000 है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में, अगर बात करें किस राज्य में तेंदुआ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है और फिर महाराष्ट्र में। और बाघों की संख्या भी दोस्तों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में है, पढ़े होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस पहली बार मनाया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 मई को 4 मई को कोल माइंस डे मनाया जाता है। तो कोल्स माइन डे भी इम्पोर्टेंट है, 4 मई को मनाया जाता है। और यह जो है दोस्तों एक रिपोर्ट है इंडिया डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन, उसमें यह कहा गया कि इंडिया का जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज किया है 22% से ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन आगे भी मिलेगा हम लोग को कि भारत का जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है, जो कोयला का उत्पादन जो भारत कर रहा है, उसमें जो इंक्रीजमेंट हुआ है 22% का लास्ट 5 ईयर में। यानी 2018 के कंपेयर में 2022 के डाटा में देखा जाए तो 22% का कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी हुआ है भारत में, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 मई को जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, जिसका थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 7 मई को, जिसका थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल ए न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 मई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 11 मई जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को, जिसका थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है और इसका थीम है स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये इंपॉर्टेंट डेट के बाद जो है अब हम लोग कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी लेटेस्ट जो है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है अजय बंगा जी को बनाया गया है। तो अजय बंगा जी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो अजय बंगा अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ये कौन से नंबर के? 14th नंबर के प्रेसिडेंट, मतलब अभी तक 13 जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं, ये 14वें नंबर के विश्व बैंक बनेंगे, विश्व बैंक के अध्यक्ष बनेंगे। और ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? तो ये भी याद रख सकते हैं 2 जून 2023 से। तो पीसीएस और के एग्जाम में थोड़ा डिटेल में पूछता है तो इसको याद रखेंगे। तो अजय बंगा जो है अभी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं और 2 जून 2023 से ये पदभार संभालेंगे। तो अभी वर्तमान की बात करें तो डेविड मालपास ही हैं। तो डेविड मालपास जी के स्थान पे ये अजय बंगा जी नियुक्त होंगे।
और ये अजय बंगा जी मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं और 2016 में इसको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यानी भारत सरकार के द्वारा जो पद्मश्री सम्मान है 2016 में अजय बंगा को उससे सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी अपॉइंटमेंट है कुछ इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देख रहे हैं। तो पहला था अजय बंगा जो कि विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, 2 जून से पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है AK मोहंती। AK मोहंती जो है उसको जो परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। यानी परमाणु ऊर्जा विभाग या परमाणु ऊर्जा आयोग में AK मोहंती जी को नियुक्त किया गया है, ये याद रखेंगे, अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अपॉइंटमेंट है TS शिवगन्नम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो TS शिवगन्नम जो है दोस्तों इसको कलकत्ता हाई कोर्ट का, कलकत्ता उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस बनाया गया है, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ये TS शिवगन्नम जो है अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। तो ये नए नए मुख्य न्यायाधीश जहाँ जहाँ नियुक्त होते हैं दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC के अध्यक्ष भी अभी नए चुने गए, सिद्धार्थ मोहंती। तो LIC के अध्यक्ष कौन चुने गए? सिद्धार्थ मोहंती। तो दोनों देखिए, 2 क्वेश्चन है दोस्तों। AK मोहंती जो था परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष है और जबकि LIC के अध्यक्ष है सिद्धार्थ मोहंती। दोनों में मोहंती है तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है PM प्रसाद। PM प्रसाद टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ। कोल इंडिया चीफ जो है, कोल इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं PM प्रसाद जी को बनाया गया है। और यूनियन कोल मिनिस्ट्री ने लक्ष्य रखा है, मतलब जो कोयला मंत्रालय जो है, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि कोल प्रोडक्शन जो है 2023-24 तक में कितना होना चाहिए? तो 1012 मिलियन टन होना चाहिए। तो ये एक डाटा याद रखेंगे क्योंकि करंट और का ये सब डाटा कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, जो मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेंस में भी डाटा और यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो PM प्रसाद टू बी नेक्स्ट कोल इंडिया चीफ, यानी कोल इंडिया के चीफ बने हैं PM प्रसाद। और ये याद रखेंगे कि कोल प्रोडक्शन जो 2023-24 में जो कोल प्रोडक्शन का भारत का लक्ष्य है वो 1012 मिलियन टन है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, शशि शेखर वेम्पति द्वारा लिखित एक पुस्तक है कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। क्या है पुस्तक का नाम दोस्तों? कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। यह जो पुस्तक है ये मन की बात का 100वां एपिसोड अभी हुआ है, उसी के जितने भी मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी जो मन की बात पे जो आते हैं अपना जो भी विचार रखते हैं, उसका जो 100वां एपिसोड पूरा हुआ है हाल फिलहाल में, तो वो 100 एपिसोड का एक बुक बनाया गया जिसका नाम दिया गया कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। और ये बुक लिखे हैं शशि शेखर वेम्पति जी, ठीक है। और ये शशि शेखर वेम्पति जी जो है प्रसार भारती के CEO रह चुके हैं 2017 से 22 के दौरान। तो ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये मन की बात का 100 एपिसोड जो है, टोटल 1 to 100 एपिसोड उसका कलेक्शन है इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बुक टाइटल्ड मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज, ये जो लिखा गया है अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह जो अमिताभ कांत जी हैं ये हमारे नीति आयोग के पूर्व CEO थे। तो CEO रह चुके हैं नीति आयोग के। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, क्या पुस्तक का नाम है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइज। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये नीति आयोग के CEO द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जेल में बंद 3 ईरानी महिला पत्रकारों को जो है संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। तो जेल में बंद जो है 3 ईरानी महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीत लिया है। और यह जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जाता है, ये यूनेस्को संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो ये याद रखें, किसको किसको मिला है ये याद रखना है कि 3 ईरानी महिला कौन है जिसको कि यह संयुक्त राष्ट्र का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मिला है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये हैं नीलोफर हामिदी, इलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो याद रखेंगे नीलोफर हामिदी, इलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। तो नीलोफर याद रख लेंगे शॉर्टकट में, इलाह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, तो ये याद रखेंगे। तो तीनों का याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया? तो मीरा सयाल जी को दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है,
ये ब्रिटेन लंदन में दिया जाता है ये अवार्ड। तो बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड किसको दिया गया? मीरा सयाल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समाजवादी पंडित राम किशन 97 साल की उम्र में मैन ऑफ द सेंचुरी बने हैं। ये समाजवादी जो व्यक्ति थे दोस्तों, ये जो पटना में हुआ था उस टाइम, जयप्रकाश नारायण जी का जो था आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये भाग लिए थे। तो समाजवादी नेता थे, समाजवादी व्यक्ति थे पंडित राम किशन जी। इन्होंने 97 साल की उम्र में इनको मैन ऑफ द सेंचुरी इनको चुना गया, बने हैं ये। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस हॉलीवुड अभिनेता को मानद पाल्म डी और पुरस्कार मिला है? तो ये भी क्वेश्चन जो है इस टाइप का बीपीएससी में पूछा जाता है कि मानद पाल्मे डी और पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो ये जो माइकल डगलस को मिला है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बीजेम्प पूर्वोत्तर क्षेत्र का यह पहला आउटरीच प्रोग्राम है जो नागालैंड में प्रारंभ किया गया। तो मंत्रालय और का भी क्वेश्चन काफ़ी पीसीएस और में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कि एमएसएमई मंत्रालय का है बीजेम्प। यह एक आउटरीच प्रोग्राम है पूर्वोत्तर क्षेत्र का, पूर्वोत्तर भारत का, जो कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो नागालैंड में। यानी एमएसएमई मंत्रालय का बीजेम्प जो आउटरीच प्रोग्राम है वो नागालैंड में शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एआई आधारित यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में एआई आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी बात पहले हम लोग कर रहे थे, कोयला से रिलेटेड जो अपडेट है कि कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में कोयला उत्पादन में 22% का बढ़ोतरी देखा गया है। 2018 में जो था कोल प्रोडक्शन जो है 728.72 मिलियन टन था, जबकि 2022-23 में कोल प्रोडक्शन यह बढ़ करके 893.08 मिलियन टन हो गया। तो इसमें कितने परसेंट का बढ़ोतरी हो गया? 22% का। अगर कंपेयर करेंगे 728 की तुलना में 893 को, तो 22% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो ये 4-5 सालों में कोल का प्रोडक्शन 22% का बढ़ोतरी हो गया। और टारगेट रखा गया है 23-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए भारत सरकार का जो कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य है वो 1012 मिलियन टन। तो ये तीनों डाटा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस टाइप का पीसीएस और में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा, जो भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, नेशनल पार्क या अभ्यारण्य और का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल के बाद टाइगर को देखा गया है, और यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है कालेसर पार्क। तो दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर जिला में कालेसर नेशनल पार्क है जिसमें 110 साल के बाद टाइगर को देखा गया है पहली बार। तो इससे पहले 110 साल पहले देखा गया था। तो टाइगर स्पॉटेड एट कालेसर नेशनल पार्क इन हरियाणा आफ्टर 110 ईयर्स। तो कालेसर नेशनल पार्क के बारे में और कुछ जानना चाहिए तो ये तो सबसे पहले हरियाणा के यमुनानगर जिला में है, और यह 2003 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? 2003 में। और यह सीमा जो साझा करता है कौन कौन राज्य से, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में तो पड़ता ही है, साथ में यह सीमा जो साझा करता है उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल से और हिमाचल प्रदेश से। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल के बाद टाइगर देखा गया जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिला में पड़ता है, और यह 2003 में इसको मान्यता मिला था केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल पार्क को। साथ में यह सीमा जो साझा करता है यह उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के साथ। इसके साथ ही दोस्तों ये भी याद रखेंगे, अभी टाइगर की बात हो रही है तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि टोटल टाइगर जो अभी देखा जाए तो भारत में कितना है? 3167। अभी जो 2022 के डाटा के अनुसार, ये 2022 के डाटा के अनुसार दोस्तों भारत में टोटल टाइगर की संख्या 3167 है। और ये टाइगर जो है IUCN के रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि IUCN का जो कैटेगरी किया जाता है कि कौन से पशु जो कितने, मतलब जो वो इंडेंजर्ड में है कि रेड लिस्ट में है कि कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो
विलुप्त के अवस्था में है, कैसा है, तो IUCN के रेड लिस्ट के इंडेंजर्ड कैटेगरी में टाइगर को रखा गया है। और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में टाइगर को रखा गया है। तो ये भी दोनों याद रखेंगे, इतना डाटा याद रखेंगे टाइगर से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि NTPC और NPCIL दोनों मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड दोनों मिल करके क्या किया है दोस्तों, दोनों मिल करके MOU पर हस्ताक्षर किया है, यानी समझौता किया है कि ये लोग क्या करेंगे, मिल करके न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। तो कहाँ स्थापित करेंगे ये पूछा जा सकता है। तो चुटका जो क्षेत्र है, चुटका जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे 700 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे। साथ ही माही बांसवाड़ा जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे 700 मेगावाट के 4 प्लांट लगेंगे। यानी टोटल प्लांट कितने लगेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो 6। चुटका मध्य प्रदेश में 2 और माही बांसवाड़ा राजस्थान में 4, और सभी जो है 700 मेगावाट के होंगे। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया जो है लॉन्च करेगा अपना पहला हीट इंडेक्स 2024 में। तो भारत जो है अपना पहला हीट इंडेक्स कब जारी करेगा, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड है कि स्मार्ट सिटी मिशन को का जो टाइमिंग है उसको एक्सटेंड किया गया है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि स्मार्ट सिटी मिशन जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसमें 2016 में ये डिसाइड किया गया था कि 100 शहर को स्मार्ट बनाया जाएगा। कब तक, जून 2023 तक। यानी अभी मई चल रहा है दोस्तों, जून 2023 यानी अगले महीने की बात है। लेकिन अभी तक देखा गया कि 75% ही काम कंप्लीट हो पाया है, वो 100 शहर का। तो 100 शहर का 75% काम ही कंप्लीट हो पाया है अभी मई 2023 तक। तो जून 2023 तक तो ये कंप्लीट होगा नहीं, तो इसलिए इसके टाइमिंग को जून 2023 से एक्सटेंड करके, बढ़ा करके जून 2024 कर दिया गया है कि 100 शहर को अब जो है स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य जो है उसका फाइनल जो डेडलाइन दिया है जून 2024 का, यही बात है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सेट्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 332 मिलियन टन फॉर 2023-24। यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने सेट किया है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो होगा 2023-24 के लिए लक्ष्य रखा है। कितना टारगेट का उत्पादन करना है दोस्तों, 332 मिलियन टन। जबकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है 2022 में 323 मिलियन टन था, 323.5। और जो है 2023-24 के लिए लक्ष्य रखा गया है, कितना फूड ग्रेन हम लोग जो है उत्पादन करेंगे, 332 मिलियन टन। तो ये भी डाटा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये जो IR से भी रिलेटेड है, BPSC और में मेंस के क्वेश्चन में आ सकता है। अभी मेंस के क्वेश्चन में भी देखते हैं दोस्तों, 7-8 नंबर के क्वेश्चन, सब छोटे छोटे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि केंद्रीय मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने मंगलवार को यानी 9 मई को सितवे बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया है, म्यांमार में। यानी ये दोनों जो है नेता ने, यानी हमारे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का उद्घाटन किया है, दोनों मिलकर के। कब, 9 मई को। एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि मालवाहक जहाज़ जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता, यानी कोलकाता पोर्ट से भेजा गया है म्यांमार के सितवे बंदरगाह पे, ठीक है। यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता से एक मालवाहक जहाज़ जिसका नाम है MVITT लायन, ये जहाज़ का नाम है। इस जहाज़ को जो है दोस्तों कलकत्ता एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाया गया और ये सितवे बंदरगाह पे पहुंचा है। तो जिससे क्या हो जाएगा, सितवे बंदरगाह के विकास से कोलकाता, अगरतला, आइजोल के बीच माल ढुलाई का लागत और समय में 50% का कमी आ जाएगा, तो जिससे कि हमारा व्यापार करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ये भारत का नक्शा है, और यहाँ पे देखेंगे तो भारत के नक्शा में जो है, भारत के नक्शा में देखेंगे यहाँ वेस्ट बंगाल है दोस्तों। तो वेस्ट बंगाल जो है, तो वेस्ट बंगाल से दोस्तों यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से मालवाहक जहाज़ शुरू किया गया। यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है।
तो त्रिपुरा के अगरतला, मिजोरम के आइजोल होते हुए, और यहाँ पे म्यांमार पड़ता है, पूर्वी देश है हमारा, बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे सितवे बंदरगाह है। तो यहाँ से शुरू किया गया यहाँ तक, यानी इस बीच में जो है दोस्तों ये एयरपोर्ट का जो है माल ढुलाई आसान हो जाएगा, जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा। यानी वेस्ट बंगाल से शुरू होगा, त्रिपुरा अगरतला होते हुए सितवे बंदरगाह तक। तो ये काफ़ी क्या होगा, वाणिज्य व्यापार जो है यानी म्यांमार को जोड़ा जा रहा है पूर्वी भारत से, जिससे क्या होगा कि हमारा व्यापार करना आसान हो जाएगा म्यांमार के साथ। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो सितवे बंदरगाह जो है कहाँ है, म्यांमार में, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगीघोपा में शुरुआत किया गया है। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगीघोपा असम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा ने भारतीय हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप को 2033 तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले यह 2018 से दोस्तों 18 से 23 तक के लिए था। ठीक है, तो ये स्पॉन्सरशिप का जो टाइमिंग है इसको बढ़ा दिया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उड़ीसा जो राज्य है दोस्तों, वो उसको भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सरशिप दिया गया है, और ये 2018 से 23 के बीच में था इसका स्पॉन्सरशिप 5 साल के लिए। अब इस डेट को जो है 2018 से 23 जो है बीत गया है, तो फिर से जो है भारत सरकार ने 2023 से 33 तक के लिए इनको आगे बढ़ा दिया है। तो अभी जो आगे 2033 तक जो है भारतीय हॉकी टीम का स्पॉन्सरशिप कौन होगा, उड़ीसा राज्य होगा, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते, किस राज्य ने आदर्श कॉलोनी पहल का शुभारंभ किया है। तो उड़ीसा राज्य ने आदर्श कॉलोनी पहल का शुरुआत किया है, और उड़ीसा में कहाँ पे, केंद्रपारा जिला में, और यह 22.5 करोड़ इसमें लागत आएगा। एक्चुअल में दोस्तों ये आदर्श कॉलोनी पहल जो है, जितने भी उड़ीसा के साइड में जो भारत में, जैसे उड़ीसा जो है यहाँ पे इधर समुद्र है बंगाल की खाड़ी ओर, तो इससे जो भी आपदाएं आती है तो उससे बचाने के लिए लोगों को आदर्श कॉलोनी पहल बनाया जा रहा है। मतलब आदर्श कॉलोनी बनाया जा रहा है कहाँ पे, केंद्रपारा जिला उड़ीसा में, उसमें 22.5 करोड़ का लागत आएगा। तो ये किया जा रहा है तो आपदा से बचाव के लिए। तो आदर्श कॉलोनी पहल का उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया है, तो उड़ीसा राज्य ने किया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में मॉरिशस में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और यह प्रतिमा जो है दोस्तों कहाँ बनाया गया था, दिल्ली में तैयार हुआ था। तो दिल्ली में तैयार हुआ और इसको जो है स्थापित किया गया मॉरिशस देश में। और उसको जो है किसने स्थापित किया है, किसने अनावरण किया या उद्घाटन किया है, तो हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 3 क्षेत्रों बारा के सोरसन, जोधपुर के खिच्चन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को नए संरक्षण अभयारण्य घोषित किया है। यानी राजस्थान सरकार ने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने 3 क्षेत्रों को क्या किया है, नया संरक्षण अभयारण्य घोषित किया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन है, तो बारा जो एरिया है, बारा जो है क्षेत्र का नाम है बारा के सोरसन, सोरसन ये क्या है, अभयारण्य का नाम है। जोधपुर क्षेत्र है, जोधपुर का खिच्चन, खिच्चन क्या है, अभयारण्य का नाम है। और भीलवाड़ा जगह का नाम है, भीलवाड़ा के हमीरगढ़ ये क्या है, अभयारण्य का नाम है। यानी सोरसन, खिच्चन और हमीरगढ़ ये तीनों अभयारण्य है, और जगह का नाम हो गया बारा, जोधपुर और भीलवाड़ा। तो ये तीनों याद रखेंगे, बारा के सोरसन, जोधपुर के खिच्चन और भीलवाड़ा के हमीरगढ़ को संरक्षण अभयारण्य घोषित किया राजस्थान सरकार ने। और अब राजस्थान में संरक्षण अभयारण्य टोटल संख्या कितना हो गया, तो 26, ये भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना ने तारी निकालने वाले के लिए 5 लाख रुपये का एक बीमा योजना शुरू किया है। जो तारी निकालते हैं दोस्तों, जो लोग उसमें अपना मतलब जो भी रोजी रोटी कमाते हैं, तो तारी निकालने वाले लोगों के लिए अगर तारी निकालते समय किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए जो है 5 लाख रुपये की बीमा योजना शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। और उस योजना का नाम है गीता कार्मिकुला बीमा योजना। गीता कार्मिकुला बीमा योजना किसका है, तेलंगाना सरकार का, और किससे रिलेटेड है,
तारी निकालने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए, और कितना इसमें बीमा किया जाएगा, तो 5 लाख रुपये तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण चीन सागर में आसियान और भारत के बीच में, आसियान क्या, आसियान संगठन हो गया, और आसियान और भारत के बीच में समुद्री अभ्यास आयोजन किया गया है। तो यह जो दोस्तों अभ्यास किया गया है, समुद्री अभ्यास, यह 2 फेज में किया गया है। तो इसमें पहला है हार्बर फेज है, दूसरा है सी फेज। तो समुद्री अभ्यास जो हार्बर फेज हुआ है यह सिंगापुर में किया गया है। तो सिंगापुर के चांगी नौसेना बेस में किया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि हार्बर फेज का जो आसियान और भारत का समुद्री अभ्यास किया गया कहाँ किया, तो सिंगापुर के कौन से बेस पे, तो चांगी नौसेना बेस पे ये किया गया 2 से 4 मई के बीच में। और सी फेज का जो नेक्स्ट अगला फेज जो सी फेज है दोस्तों, सी फेज का जो अभ्यास किया गया, सी फेज अभ्यास, ये दक्षिण चीन सागर में, यानी एक तो सिंगापुर में आयोजन हुआ, एक दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। और ये दक्षिण चीन सागर में जो मई 7 से 8, यानी दो बार 2 फेज में ये समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया आसियान भारत। और इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, इसमें आईएनएस सतपुरा, भारत की तरफ से आईएनएस सतपुरा और आईएनएस दिल्ली को जो है ये भाग लिए हैं, और भारत के तरफ से एडमिरल गुरुचरण सिंह के नेतृत्व में ये जो है आईएनएस सतपुरा और आईएनएस दिल्ली सिंगापुर पहुंचे और शामिल हुआ। तो नॉर्मली अगर पूछा जाए कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ, तो सिंगापुर में हुआ। देश का नाम देगा, अगर आपका समुद्र का नाम देगा तो दक्षिण चीन सागर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद भारत एक्सरसाइज। बुलंद भारत जो है अभ्यास, ये किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना के द्वारा। और ये कहाँ आयोजन किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी थिएटर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, ये हमारे भारतीय सेना द्वारा यानी इंडियन आर्मी द्वारा बुलंद भारत अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी थिएटर एरिया में आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट सब दोस्तों नया नया रिपोर्ट सब जारी किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023 जो है USCIRF संस्था द्वारा जारी किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, साइंस टेक का क्वेश्चन है कि DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफलतापूर्वक संचालन किया है, और कहाँ पे किया है, तो गोवा तट पे किया है। इस कंटेनर को IL-38 SD विमान से गिराया गया, और इस कंटेनर के माध्यम से तट से अगर 2000 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर स्थित जहाज रहेगा, तो अगर उनको कोई संकट है तो उस समय जो है, उस संकट के समय में जो भी ज़रूरी उपकरण होगा, जहाज़ को ज़रूरत होगा, वहाँ पे लोगों को पहुँचाया जा सकता है। तो एक्चुअल में थीम इसका ये है दोस्तों कि DRDO और भारतीय नौसेना ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर जो है यह तैयार किया है, ADC-150 नाम दिया गया है। और ये क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान के चलिए कि समुद्र में जैसे अभ्यास हो रहा है, या समुद्र में जहाज़ है उसको अर्जेंट कोई ज़रूरत पड़ गया, तो ऊपर से ही जो है विमान के माध्यम से, ये विमान से गिराया गया है, विमान के माध्यम से ही कंटेनर गिराया जाएगा। तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो कौन सा विमान से गिराया, ये जो सफल मतलब जो है परीक्षण किया गया पहली बार, तो विमान का नाम है IL-38 SD विमान, ये भी याद रखेंगे। और कंटेनर जो गिराया गया उस कंटेनर का नाम है ADC-150। ADC का मतलब ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, ठीक है। और कहाँ पे ये पहली बार परीक्षण किया है, गोवा तट पे। और इससे यही होगा कि समुद्र में अगर बीच में जहाज़ है, अगर समुद्र तट से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पे है, तो वहाँ पे ये हम जो है विमान के माध्यम से कंटेनर गिरा के जो भी ज़रूरत होगी विमान को हम लोग दे सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसिया का जो है SBER बैंक, तो रसिया का SBER बैंक लॉन्च किया है AI टू कम्पीट विथ ChatGPT गीगा चैट। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि रसिया ने अभी गीगा चैट जो है लॉन्च किया है। ये क्या है कि AI आधारित जो ChatGPT है ना, उसको काउंटर करने के लिए। तो ChatGPT के
मतलब जो है उसके काउंटर के लिए रसिया के द्वारा गीगा चैट को लॉन्च किया गया है, और ये किसके द्वारा? रसिया के SBER बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाता है अक्सर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स संस्था है, ये जारी करती है। और इसमें अभी जो है नॉर्वे जो है शीर्ष पे है, 7वीं बार लगातार ये शीर्ष पे नॉर्वे देश जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है। भारत का रैंक जो है दोस्तों अभी इस बार 2023 में 161 है, जबकि पिछले साल जो है भारत का रैंक कितना था? 150 था। तो देखिए भारत का रैंक जो है 150 जो था पिछले साल है, उससे नीचे खिसक करके 161 हो गया। यानी इससे ये क्लियर होता है कि प्रेस को फ्रीडम आज़ादी नहीं है भारत में, यानी यहाँ पे मीडिया लोग को मैनेज किया जाता है। तो देखते हैं दिन रात मैनेज ही होता है, तो इसलिए क्या ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का जो अभी रैंक है 161 है, पिछले साल 150 था। अभी जो सबसे नीचे पायदान पे प्रेस फ्रीडम में नॉर्थ कोरिया और चाइना आता है, ठीक है। चाइना जो 179 है और सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायनाड जिला जो केरल का है, ये ODF प्लस रैंकिंग में देश में पहले स्थान पे है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और तो दूसरे और तीसरे पे कौन है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो मनचेरियाल तेलंगाना का ये डिस्ट्रिक्ट है, ये दूसरे पोजीशन पे है, और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, ये थर्ड पे है। तो ये याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ODF प्लस रैंकिंग में देश में पहले स्थान पे है केरल का वायनाड जिला, जबकि दूसरे स्थान पे है तेलंगाना का मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट जिला, और मध्य प्रदेश का अनूपपुर थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिपोर्ट एक जारी किया है दोस्तों, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22, यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे जारी हुआ है, किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्वे किसका है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी किया है। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वेज है दोस्तों, इसमें एक्चुअल में ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो इनोवेशन किया जाता है, तो उस इनोवेशन में जो है कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो कर्नाटक शीर्ष पे है। इसके बाद दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, ये केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही है, दोनों अब मिल चुका है। पहले दादर नागर हवेली और दमन द्वीप अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी ये दोनों एक ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कर्नाटक फर्स्ट पे है, इसके दादर नागर हवेली दमन द्वीप हैं, थर्ड पे तेलंगाना है, और तमिलनाडु फोर्थ पे है। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में अगर राज्य स्तर का पूछा जाएगा दोस्तों, केवल राज्य का, तो कर्नाटक पहले पे हो जाएगा, तेलंगाना सेकेंड पे, तमिलनाडु थर्ड पे। और अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को काउंट किया जाए तो कर्नाटक फर्स्ट पे, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप सेकेंड पे, तेलंगाना थर्ड पे, और फोर्थ पे तमिलनाडु। तो ये जितने क्वेश्चन थे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये पार्ट 1 था मई 2023 करंट अफेयर का, मंथली करंट अफेयर का। यह पार्ट 1 वीडियो था जो आगामी BPSC एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसको याद करने का प्रयास करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।